तो सिमी मैडम मीटिंग स्टार्ट करिए। ठीक है सर। गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कोविड काल से रोजाना वेबिनार्स का आयोजन कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की पहचान को बढ़ावा देना और सभी के बीच नॉलेज शेयर करना है। आइए आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। आईएफपीएच पैनल की तरफ से हम सभी को बहुत गर्व है कि आज के इस एकेडमिक सेशन में हम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी डॉक्टर जागृति पटेल मैम को अपने बीच स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर जागृति ने अपनी बीएचएमएस बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा और एमडी इन मटीरिया मेडिका अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी से की है। 2015 से अब तक वे पारुल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे अपने डायग्नोस्टिक प्रिसीजन, क्लिनिकल इंसाइट और पेशेंट केयर के प्रति कमिटमेंट के लिए जानी जाती हैं। डॉक्टर पटेल ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी और एकेडमिक गाइडेंस के माध्यम से स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भाग लिया है और उनके रिसर्च पेपर्स जैसे मैनेजमेंट ऑफ केसेस ऑफ सोरियासिस, होम्योपैथिक अप्रोच जैसे टॉपिक जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज में पब्लिश हुए हैं। उनका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और डेडिकेशन उन्हें एक ट्रू इंस्पिरेशन बनाता है। आज के सेशन में हम उनका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अब मैं डॉक्टर जागृति मैम से आग्रह करती हूँ कि आज का सेशन स्टार्ट करें। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर जागृति पटेल आप सभी का इस आईएफपीएच टॉक्स वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी आईएफपीएच की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया है। आज का हमारा विषय है क्लिनिक में बैच फ्लावर औषधियों का उपचार। यह विषय में बहुत नजदीक है, क्योंकि बैच फ्लावर थेरेपी केवल शारीरिक रोगों को नहीं बल्कि व्यक्ति को और व्यक्ति के मन को और उसकी भावनाओं को संतुलित करने का कार्य करती है। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हम अक्सर देखते हैं कि रोग केवल शरीर में नहीं बल्कि रोगी के मन, भावनाओं और विचारों से भी गहराई से जड़े जमाए होते हैं। ऐसे में बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो रोगी की मानसिक अवस्था को समझकर उसको हील करने की एक दिशा देती है। मुझे आशा है कि यह चर्चा हमें सबके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक होगी। तो आइए हम इस सुंदर विषय की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे फूलों की ऊर्जा से मन को संतुलित कर कर शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो पहला मेरा ये, हम सब यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और क्यों होम्योपैथिक डॉक्टर को बैच फ्लावर थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए और कैसे बैच फ्लावर थेरेपी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मदद करती है। आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर काम करती है। वैसे ही हमारी जो बैच फ्लावर थेरेपी है वो पर्सन को ट्रीट करती है, रोग को नहीं। बीएफआर जो है वो ऐसे चूज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन। पेशेंट की भावनाएं क्या है, मेंटल स्ट्रेस क्या है, वो किस चीज को लेकर ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
बैच फ्लावर थेरेपी एक प्राकृतिक उपचार है जिसे डॉक्टर एडवर्ड बैच ने 1930 के दशक में विकसित किया था। यह चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने भावनात्मक अवस्थाओं जैसे कि भय है, चिंता है, क्रोध है, उदासीनता है, असुरक्षा है आदि को संतुलित करने के लिए 38 प्रकार के जंगली फूलों के एसेंस पर आधारित जो है वो मेडिसिन का इन्वेंट किया था। होम्योपैथी की तरह यह भी माइंड एंड इमोशन पर काम करती है, लेकिन इसमें फ्लावर एसेंस का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म और ऊर्जात्मक स्तर पर होता है। इसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मानसिक कारणों जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ये रोग को भावनात्मक जड़ों को दूर करने के लिए सहायक होता है। बीएफआर का सिद्धांत है कि हील द माइंड एंड द बॉडी विल हील इटसेल्फ, अर्थात यदि मन को संतुलित किया जाए तो शरीर जो है वो स्वयं अपने आप स्वस्थ हो जाता है। फूलों के सार में प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो मन की नकारात्मक अवस्थाओं को सकारात्मक में परिवर्तित करती है। So Dr. Batch, they are invented 38 medicine जो particularly each case दरेक पर्सन की जो डिमांड रहती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम होम्योपैथी में देखें तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती है और हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअलाइजेशन को हम समझे तो होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के लिए हम पर्सन को पूछते हैं कि भाई आपकी मेन कंप्लेन क्या है, उसका मेंटल स्टेट देखते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं, मेंटल टेम्परामेंट देखते हैं, मायाजम देखते हैं, पर्सनल हिस्ट्री देखते हैं, पास हिस्ट्री देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा, अभी जो जिस एटमोस्फियर में है उसको वो क्या इफेक्ट करता है, और उस सब से हम डिफाइन करते हैं कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा या किस होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कंप्लीट क्योर मिलेगा। तो उसके लिए हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। लेकिन जब हम बैच फ्लावर थेरेपी में बैच फ्लावर रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो हमें खाली यह देखना है कि पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, पेशेंट के मेन इमोशन क्या है। तो हर एक पेशेंट में, हर एक पर्सन में दो टाइप की क्वालिटी होती है, जैसे कि पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी। So there are 38 remedy in batch flower therapy and you should remember each remedy so we can select the remedy for a particular case, and each case demand different kind of remedy. For that we have to understand the what is the positive quality of the medicine and what is the negative quality of the medicine. Positive quality जैसे करेज अच्छी है, परसिस्टेंट रहना, पेशेंस होना, टॉलरेंस होना, लव होना, मैच्योरिटी, राइट। नेगेटिव क्वालिटी जैसे सेल्फिशनेस है, वरी है, अननेसेसरी डर लग रहा है, अननेसेसरी चिंता होती है, लेजीनेस है, ब्रूडिंग मतलब हम पुरानी बातों को बार बार याद करके दुखी होते हैं, अनवांटेड थॉट्स जो है जो हमें नहीं चाहिए फिर भी हमारे माइंड से निकलते नहीं है या हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे खाली मेरे में से लेजीनेस दूर करनी है या मेरे में से ब्रूडिंग दूर करनी है तो हमें कोई पास हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, फैमिली हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। ऐसे हम पर्सन को समझ सके कि उसके इमोशन क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम जैसे नए नए होम्योपैथ प्रैक्टिस करने की शुरुआत करते हैं तो देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑन वेरी फर्स्ट डे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है माइंड में और हमें पता नहीं चलता है कि मुझे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। तो ऐसे टाइम में अगर एक होम्योपैथी को बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में पता
तो वो बेच फ्लावर रेमेडी भले ही एसएल के साथ बेच फ्लावर रेमेडी देता है तो पेशेंट को इनिशियली बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है, जैसे कि सेल्फिशनेस कम हो जाती है, चिंताएं कम हो जाती है, डर कम हो जाता है, रिवेंज लेने की भावना कम हो जाती है, लेजीनेस, ब्रूडिंग, अनवांटेड थॉट्स सब क्लियर हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो मेंटली हेल्दी फील करता है, और हमारी जो फिजिकल कंप्लेन है वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्टेट से जुड़ी हुई होती है। So Bechflower work on individuality, not the disease or not the symptoms of the disease. The specially on the emotional condition of the person. Person emotionally क्या सोच रहा है? So according to Dr. Bach, these 38 remedies span the whole arena of the mental and emotional suffering experienced by a man. उन्होंने जो 38 रेमेडी इन्वेंट की है वो उन्होंने हमारी जो सफरिंग है उनको कंसिडर करके 7 ग्रुप में उसको डिवाइड किया है। सो ही डिराइव दिस रेमेडी इनटू 7 ग्रुप्स and major area of the consciousness where the mental and emotional imbalance occurs. फर्स्ट ग्रुप जो बैच फ्लावर थेरापी में डॉक्टर बैच ने इन्वेंट किया है वो है डर। कहीं ना कहीं हमें डर रहता है, जैसे पोजीशन को लेके है, एग्जाम को लेके है, हाइट को लेके है, चिपकली को लेके है, और कहीं ना कहीं हमें अननोन फियर रहता है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन किस चीज का डर लग रहा है वो मुझे पता नहीं है। या फिर मुझे स्पेसिफिक हाइट से डर लग रहा है, मैं पानी में नहीं जा सकती, मुझे पानी से डर लग रहा है, या मुझे इंसेक्ट से डर लग रहा है, मुझे इंजेक्शन से डर लग रहा है। दिस फियर्स आर नोन फियर एंड सर्टेन फियर्स विच इज अननोन। मुझे पता ही नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन क्या वो पता नहीं है। So there are certain medicine which helps remove the fear from the person. So remedy in this category address various type of fears such as fear of the unknown, fear of losing control, fear of specific thing like the spider or height. So generally anxiety, then we use this remedy like the mimulus, rock rose, cherry plum, aspen. ये सारी मेडिसिन को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन पहले के बेच फ्लावर रेमेडी कैसे वर्क कर सकती है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। सेकेंड ग्रुप उन्होंने जो इन्वेंट किया था वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, राइट। रेमेडी हियर हेल्प विथ द फीलिंग ऑफ इनडिसीजन। मुझे क्या करना चाहिए वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। डाउट रहता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो क्या ठीक है, अगर मैं ये डिसीजन लेता या लेती तो ये ज्यादा बेटर था। lack of confidence है। So uncertainty about the future or own path in life, then we use this remedy like this Claranthus cereto wild oat। अगर हमारे माइंड में अनिश्चितता है जिससे सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम ये सारी मेडिसिन जो अनसर्टेनिटी में डिस्क्राइब की है वो सारी मेडिसिन ले सकते हैं। ये मैंने खाली एग्जाम्पल दिए है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन जो है वो अनसर्टेनिटी को कवर करती है। insufficient interest in present circumstances. This remedy are for those who feel in disinterest, bored, resigned or emotionally numb, lacking enthusiasm. दिस करंट लाइफ सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं क्लैमेटिस, हनी शक्कर और ओरली। जिससे पेशेंट, बहुत सारे चिल्ड्रन में भी अगर हम देखें क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो बहुत सारी मम्मी आके हमें कंप्लेन करती है कि ये पूरा दिन मोबाइल देखता रहता है या टीवी देखता रहता है, बाहर खेलने भी नहीं जाता, पढ़ने में भी उसका मन नहीं लग रहा है, हम कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तब भी उसको अच्छा नहीं लगता, या जैसे कोई लव इश्यू है उसमें भी जैसे कोई फीमेल या मेल जो करंट सिचुएशन है उसमें वो एकदम बोर्ड
जीने की इच्छा खत्म हो जाती है या डिसइंटरेस्ट आ जाता है, तो ये जो ग्रुप है वो उसको पर्सन को उसमें से बाहर निकलने में हेल्प करता है। फोर्थ जो ग्रुप है वो है लोनलीनेस। सो रेमेडी इन दिस कैटेगरी एड्रेस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लोनलीनेस, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अदर्स। जो दूसरों से हम पर्सन अलग हो जाता है, साथ में रहने का जो उसका मन है वो उठ जाता है, वो अपने ही धुन में अपने ही कार्य में व्यस्त रहता है, किसी के साथ बात करना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारे केस में पेशेंट हमेशा ऐसा फील करता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं इमोशनली पर्सन को डिस्टर्ब करती है, जो फिजिकल कंप्लेन लाने में मेजर रोल है इसका। तो अगर हम पेशेंट को इस ग्रुप में से कोई मेडिसिन देते हैं तो ये लोनलीनेस को कवर करती है और पेशेंट को बाहर आने में हेल्प करती है। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज। जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ही कनेक्टेड रहते हैं और अभी एआई का जमाना आ गया है, तो हम जैसे कुछ हमारे माइंड में चल रहा है या हमने मोबाइल अगर हमारे नजदीक है और किसी चीज पे हमने बात कर ली, तो आपने ये ऑब्जर्व किया वो हमें उसी के बारे में एडवर्टाइज बताएगा या उसी के बारे में जो इमेजेस है वो दिखाएगा, या इससे ही रिलेटेड एडवर्टाइज हम बार बार देखते हैं, उससे रिलेटेड रील्स देखते हैं, या तो ये एक इन्फ्लुएंसर है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें ये जो बता रहा है वही सही है। या कई लोग जो होते हैं वो इनडिसीजन के कारण जो खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और खुद डिसीजन नहीं ले सकते। अगर दो चीज में से अगर उनको डिसाइड करना है, अगर वो कहीं पे खरीदी करने जा रहे हैं, तो हमेशा उनको ओपिनियन के लिए कोई ना कोई चाहिए ही कि भाई मैं ये लूं या ये लूं। अगर दो चीज उनको बताए कि भाई आप ये पिंक ड्रेस है और रेड ड्रेस है, आपको जो पसंद है वो ले लो, फिर भी वो ये ड्रेस में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस और आइडिया कि मैं ये लूंगी तो अच्छा लगेगा या वो लूंगी तो अच्छा लगेगा। तो ऐसी चीजों, ऐसी जो इमोशनल डिस्टरबेंस है उसके लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं सेंटरी, वॉलनट, एग्रीमनी एंड हॉली। सिक्स्थ ग्रुप डॉक्टर बैच ने डिस्क्राइब किया है डिस्पोडेंसी और डिस्पैर। मतलब हमने ये आशा छोड़ दी है कि भाई मैं कभी ये बीमारी से बाहर निकल पाऊंगा। अरे रे मुझे तो कोरोना हो गया है, अरे रे मुझे कैंसर हो गया है, या अरे रे मुझे ये अस्थमाटिक एलर्जिक हो गई है, तो मैं इस कंडीशन से कभी बाहर नहीं निकल सकता, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। उन्होंने आशा छोड़ दी है कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ या मेरी ये कंडीशन में से मैं कभी बाहर आ सकता हूँ। So remedy here are for the feeling of deep sadness, hopelessness, melancholy and despair. So they help to restore a sense of optimism, hope and emotional balance. So इसके लिए हम कौन से मेडिसिन यूज करते हैं? का एप्पल, पाइन एंड विल। जो हमारा लास्ट ग्रुप है, over care for the welfare of others. So remedy in this group are for individuals who are overly connected with the well-being of the other to point of the neglecting their own need, which leading to a stress, fatigue and burnout. Means के दूसरों की उतनी चिंता करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको, हम सबका मान रखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हम कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और एक बंदा है जो कभी किसी को ना नहीं बोल सकता, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी आएगा तो वो पकड़ा देगा कि भाई मेरा ये तू ये देख ले, ये देख ले। दूसरा कोई आएगा, भाई आज मैं जा रहा हूँ मेरी जगह तू वर्क कर ले।
तो उसको वो कभी किसी को ना नहीं बोलते कि अगर मैंने उसको मना कर दिया तो उसको कैसा लगेगा। वो दूसरों की ओवर केयर करता है, जिसकी वजह से उसकी जो खुद की नीड होती है कि भाई मुझे ये ओवर बर्डन नहीं लेना है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ओवर वर्क आ जाता है तो वो स्ट्रेस हमें ही झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई भी डिसीज, जीआई डिस्टरबेंस हो सकता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके कोई इश्यू हो सकता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो उसका इमोशन है ओवर केयर फॉर दी अदर्स। मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, इसको कैसा लगेगा अगर मैंने उसको मना कर दिया कि भाई नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। सो वो अपनी जो डिजायर भी, मुझे भी दिवाली में एंजॉय करना है, मुझे भी आज पार्टी में जाना है, लेकिन वो किसी को ना नहीं बोल सकता, उसकी वजह से वो ओवर स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें वर्वेरिन है, वाइन है, चिकोरी है, ड्रॉप वाटर है, ऐसे मेडिसिन हेल्प करती है। So each of the 38 BFR is designed to target the specific emotion। वो कौन से इमोशन से सफर हो रहा है उसके बेस पर डॉक्टर बैच ने अपनी 38 मेडिसिन इन्वेंट की है। So Dr. Batch believe that addressing this underlying emotional imbalance can promote the health and restore the harmony with the individuals, thus supporting all over health and well-being। डॉक्टर बैच बिलीव करते हैं कि जो उसका इमोशनल इम्बैलेंस है, अगर हमने बैच फ्लावर रेमेडी से ये इम्बैलेंस ठीक कर दिया तो उसकी जो डिस्टर्ब हार्मोनी है वो बैलेंस हो जाएगी, और उसका जो ईल है वो चला जाएगा, और पेशेंट जो है वो वापस अपने हेल्थी स्टेट में वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बैच फ्लावर रेमेडी है जो होम्योपैथिक कंसेप्ट पे ही वर्क करती है। हम भी पर्सन को ट्रीट करते हैं, ना कि डिसीज को। हम भले ही जाने कि उसका कॉज क्या है, फिजिकल सिम्टम्स पे हम नहीं जाते, हम देखते हैं कि भाई उसका मेंटेनिंग कॉज क्या है, फंडामेंटल कॉज क्या है, उस पे हम होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं। तो बैच फ्लावर रेमेडी अगर हम होम्योपैथी के साथ देते हैं तो इट वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। उसकी एक्शन हम फास्ट देखेंगे। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन अकेले देते हो और बैच फ्लावर रेमेडी उसके साथ देते हो, तो दोनों कंपैरिजन ग्रुप में आप एट द एंड ऐसा देखोगे कि दोनों ग्रुप में अगर जो मेडिसिन हमने दी है अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक मेडिसिन, हमने बैच फ्लावर दी है, तो वो इमोशनल इम्बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। तो उस टाइप के पेशेंट में हमें रिजल्ट फास्ट मिलेगा। सॉरी। अगर हमें बैच फ्लावर रेमेडी देनी है तो उससे पहले डॉक्टर बैच की जो फिलॉसफी है वो हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि भाई डॉक्टर बैच क्या सोचते हैं, उसके फिलॉसफी क्या है। तो फर्स्ट उन्होंने लिखा है कि डिसीज, though apparently so cruel, it is itself beneficiary and for our good, and if interpreted it will guide us to for our essential fault। इसका मतलब है कि अगर पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई रोग क्या है, डिसीज मीन्स व्हाट। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिसीज। कोई पर्सन आता है और हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं इससे सफर कर रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो डॉक्टर बैच जो है वो कह रहे हैं कि जो डिसीज है, जो रोग है, वो हमारी एनिमी है क्या? तो वो हमारी एनिमी नहीं है। डिसीज अकर्स व्हेन वी डू मिस्टेक। डिसीज इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं गलती कर रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं? तो गलती मिस्टेक इन टेकिंग फूड लेने में गलती कर रहे हैं, या लेक ऑफ एक्सरसाइज है, या मिस्टेक इन आवर थॉट्स, जो हमें नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, ब्रूडिंग लाते हैं, फियर लाता है, इम्यूनिटी कम करने की मिस्टेक कर रहे हैं। सो हु डू मिस्टेक दे हैव अ डिसीज। रोग उनको ही होता है जो मिस्टेक करता है। अगर हम कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो हमें कोई डिसीज नहीं होती है।
डिसीज को हमें ऐसे नहीं देखना है कि वो हमारा शत्रु है। इनफैक्ट डिसीज जब होता है तब ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। सो डिसीज इज अवर फ्रेंड। अगर हमने ये सुन लिया कि भाई डिसीज जो है वो क्या रोग है, वो क्या कहना चाहता है, डिसीज आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, क्योंकि बिना झिझक के वो आपको बता देता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। लेकिन शायद उसका बताने का तरीका अलग होता है, सो लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये डिसीज क्या कहना चाहती है। Disease is often perceived as a cruel, ऐसा लिखा है उन्होंने। सो बिकॉज इट ब्रिंग्स सफरिंग, वो क्रूअल इसलिए है क्योंकि वो अपने साथ सफरिंग लाता है, पेन लाता है, चैलेंजेस लाता है। सो व्हेन समवन फॉल्स इज, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कौन सा रीजन है जो उसके बीमार पड़ने के लिए जवाबदार है, वो हमें बता रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो इंडिकेट करता है कि उसको ज्यादा स्ट्रेस है या उसका डाइट में सॉल्ट इंटेक ज्यादा है। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यू हो रहा है, तो वो क्या हमें बताना चाहता है? तो वो हमें बताना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जहाँ ज्यादा है वहां वर्क कर रहा है, या स्मोकिंग हैबिट है, या किसी चीज की एलर्जी हो रही है। So by identifying this connection between the disease, it acts as a guide, directly attending towards the area where we need to improve। हमें वो गाइड करता है कि भाई हमें किस दिशा में जाना है। जैसे we understand as the fundamental weakness or imbalance that predispose us to illness। अगर हमने ये जल्दी पता कर लिया तो बीमारी जो है वो ज्यादा फैलने से हम रोक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव के लिए भी हम बैचफ्लावर थेरेपी का हमारे क्लिनिक में रोज बरोज यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए राइट इंटरप्रिटेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो राइट इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? अगर डिसीज बताएगी ही नहीं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो डिसीज है वो हमारी दोस्त है। इफ प्रॉपरली ट्रीटेड, it will be the cause of the removal of those fault and leave us a better and greater than before। हमें जो डिसीज है और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हमने हटा दिया विद द हेल्प ऑफ द बैचफ्लावर रेमेडी। हमारे जो नेगेटिव इमोशन है, अगर हमने बैचफ्लावर थेरेपी की मदद से हम उसको हटा देते हैं, तो जो बाकी रह जाता है वो एकदम प्योर है। जो इम्प्योर था वो तो हमने बैचफ्लावर रेमेडी से हटा दिया। सो व्हेन वी ट्रीट द डिसीज वी विल बी द बेटर देन द बिफोर। अगर हमने ये हटा दिया तो हम जो पहले थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो हमें इसमें बैचफ्लावर थेरेपी कैसे हेल्प करती है? तो जैसे मैंने पहले ग्रुप में डिस्कस किया कि भाई जो चिकोरी है तो उसमें सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है और उसकी वजह से फिजिकल कंप्लेन आती है। जैसे होली नाम की बैचफ्लावर रेमेडी है जो बहुत वायोलेंट रहता है, वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से उसको मेंटल और फिजिकल डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर हमें खाली ये वायलेंटनेस हटाना है या सेल्फिशनेस हटाना है, या रेड करके बैचफ्लावर रेमेडी है जिसको ओवर एंजाइटी, बहुत चिंता रहती है, तो ये चिंता की वजह से ये पेशेंट सफर कर रहा है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? उसका इमोशन, कि भाई पेशेंट का इमोशन क्या है। अगर हमने इमोशन को पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं हम बैचफ्लावर से ये इमोशन में नेगेटिव क्वालिटी जो है वो हटाकर पॉजिटिव क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट अपने आप हेल्दी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि रेड चेस्ट नट को बहुत चिंता रहती है और चिंता की वजह से ये सफर हो रहा है। तो अगर मैंने ये मेडिसिन देके उसकी चिंता ही रिमूव कर दी,
या सेल्फिशनेस है जो मैंने चिकोरी दी और उसकी सेल्फिशनेस चली गई, या फिर मुझे वायलेंट एंगर कंट्रोल करना है उसके लिए मैंने होली दे दी। तो ये जो इम्बैलेंस है उसके इमोशन में, अगर मैंने वो ठीक कर दिया तो बाकी जो पर्सन है वो तो ठीक ही है। So when we remove these negative thoughts by best flower remedy, then what remain is pure soul, pure atma, right? So for that हमें क्या करना होगा? We have to identify the underlying issue, भाई उसको क्या problem है वो हमें समझना पड़ेगा। So when someone experience a disease or illness, it often indicate the underlying issues such as the genetic predisposition, lifestyle, or habits, or environmental factor, or even the psychological stresses. We have to find out the root cause. अगर हमें पेशेंट को इम्प्रूव करना है, डिसीज रूट कॉज से रिमूव करनी है, तो उसका जो मेन इश्यू है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक संत थे बाबा ज्ञानेश्वर, उन्होंने कहा था कि बुरे लोग हैं वो दुनिया से चले जाए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ भगवान, जो बुरे लोग हैं उनमें से जो बुराई है वो नष्ट हो जाए, तो फिर वो जो लोग हैं वो भगवान का ही एक अंश है, राइट? लोगों को खत्म नहीं करना है, उनमें जो नेगेटिविटी है उनको दूर करना है। बाकी जो बचता है वो तो प्योर है, डिवाइन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। सो वी आर हियर टू हील, नॉट टू जज। कि भाई हमें ये नहीं बोलना है कि ये पेशेंट कैसा है, ये ऐसा है, किसी की बुराई नहीं करनी। हमें क्या करना है, पेशेंट में, हम हर एक पेशेंट में, मेरे में, आप में दो टाइप की क्वालिटी रहती है, पॉजिटिव क्वालिटी एज वेल एज द नेगेटिव क्वालिटी। पॉजिटिव क्वालिटी जो है वो तो हम सबके लिए अच्छी है, लेकिन जैसे मेरे में नेगेटिव क्वालिटी है, अगर मैं उसको दूर कर दूं तो मेरे में जो बचता है वो है प्योर सोल। सो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, हमें डिप्रेशन आ जाता है या एंजाइटी हो जाती है या नींद नहीं आती है, अगर हमने उसको हटा दिया तो हम पहले से जो थे उससे ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिसीज may benefit from द मेडिसिन टू मैनेज द सिम्टम्स। ठीक है, अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाता है तो अगर वो मेडिसिन लेता है तो क्या वो ठीक हो जाता है? नहीं। उसको कंप्लीटली ठीक होने के लिए क्या जरूरत है कि भाई उसको लाइफस्टाइल उसकी लाइफस्टाइल है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, उसके डाइट में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, और जो बाकी का स्ट्रेस है वो हमारे मेडिसिन स्ट्रेस लेवल को मैनेज करती है इमोशन पे काम करके। So regular exercise as well as diet, with our homeopathy we remove the disease from the root cause। जिसको डायबिटीज है तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि भाई भले ही तो हमारी मेडिसिन ले, लेकिन जितना शुगर लेना है वो ले सकता है? नहीं। हम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई मेडिसिन के साथ आपको आपके डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शुगर है तो एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, वेट लॉस करना है। सो इट विच लीड्स टू बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर हम इन सब पे काम करेंगे, सॉरी, तो ही हम उस पे वर्क कर सकते हैं, राइट? So these changes not only manage the disease but also improve overall health and also reduce the risk of complication. So ultimately, the statement suggests that when the disease is properly treated, अगर हम disease को properly treat करते हैं, it can lead to remove or improvement of the underlying fault or weakness, ultimately leaving us in a better and greater state than the before। तो हम जो, अगर हम इन सब पे काम करें तो हम जो थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। Next है, suffering is a corrective to point out a lesson by the other, means
We have failed to grasp and never can it be eradicated until that the lesson is learned. इसका मीनिंग ये है कि अब तक जो लेसन हमने नहीं सीखा था या हमने नहीं देखा था या देख कर भी नजरअंदाज किया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई पेशेंट को डायबिटीज है, उसको शुगर नहीं लेना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो उसको नजरअंदाज किया जाता है, मेडिसिन रेगुलर नहीं लेता है, तो क्या होगा कि अगर हम उसको देखकर भी नजरअंदाज किया तो उसको आपके सामने लाने की कोशिश करता है, तो आप अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे तो क्या आएगा कि भाई ब्लड शुगर जो है वो आपका बढ़ा हुआ ही है क्योंकि आपने उसको नजरअंदाज किया है। तो डिजीज हमें ये बताती है कि भाई आपने कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश की नहीं है, और जब तक आप ये लेसन सीख नहीं जाते तब तक ये डिसीज जाती नहीं है। तो ये हमारा एक सच्चा ट्रू फ्रेंड है कि भाई आप जब तक अपने अपने आप में सुधार लाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये ठीक होने वाला नहीं है। So whatever the suffering is either physical, emotional or psychological often arise from the adverse circumstances or even from within ourselves. It acts as a signal or indicated that something is not aligned. बैलेंस नहीं है हमारी कहीं ना कहीं लाइफ में, जिसकी वजह से हम ये मेंटेन हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। Repeated failure in relationship might indicate the need डेवलप द बेटर कम्युनिकेशन। जब भाई हम अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हमें ये पता चलता है कि उसको रिलेशन में बहुत सारे इश्यू है जिसकी वजह से वो सफर कर रहा है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं है। अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है वो सिग्नल दे रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, उनको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है। So suffering occurs when we ignore or fail to learn, and suffering remain persist until the underlying lesson are learned. आपको पता ही होगा कि डॉक्टर बैच जो थे उनको कैंसर हुआ था और उनको बोला गया था कि वो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं और उनके पास 3 से 4 महीने ही है। उसके बाद डॉक्टर बैक 6 साल तक जिंदा रहे और ये 6 सालों में उन्होंने बैच फ्लावर थेरापी इन्वेंट की, जो आप मतलब जैसे हम नेचर से जुड़ जाते हैं तो और या हम अच्छा काम करते हैं तो आपका डिसीज भी चला जाता है और फिर पीछे छूट जाता है। सो डिजीज को उन्होंने कहा कि डिजीज इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर फ्रेंड, जो बता रहा है कि वेर यू आर रॉन्ग। डिजीज इज द मिरर फॉर एरर, सॉरी। तो डिजीज हमें आईना दिखा रहा है कि हम कहाँ गलत है और क्या करने से हम ठीक हो जाएंगे, राइट। व्हेन कॉज द डिसीज, डिसीज क्यों होता है, डिसीज होने की क्या रीजन है। तो जब हमारी जो पर्सनालिटी एंड सोल है उसमें अंतर पड़ जाता है तब हमें ये डिसीज होता है। अगर पर्सनालिटी और सोल सेम रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है और सोल क्या है, जैसे उसका हम एग्जाम्पल देखें तो फंडामेंटल ट्रूथ, मैन हैज अ सोल एंड is his real self. We are born to gain the knowledge and experience developing virtues, and we lack and weeping out all that is wrong within us, thus advancing towards the perfection of our true nature, means soul. उसका मतलब है हर एक सोल है, हर एक आत्मा है जो आप खुद को, और पर्सनालिटी है जो इवॉल्व हो जाती है। इवॉल्व मतलब समथिंग डेवलप ग्रेजुअली, एक ही दिन में वो डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ये धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है कि अगर आपने कुछ किया, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, उससे रिलेटेड हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। हमारी जो मेडिसिन है वो बेस्ड ऑन अवर पर्सनालिटी, राइट।
हमने देखा कि जब पर्सनालिटी एंड सोल में अंतर पड़ जाता है तब डिसीज होती है। मींस द पर्सनालिटी जो है वो इवॉल्व हो जाती है। जैसे हम बचपन में क्या देखते हैं, यंग एज में क्या देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या धारणाएं बनाते हैं, इन सबको मिला के हमारी एक पर्सनालिटी बनती है। पर्सनालिटी में बी चेंज ओवर द एक्सपीरियंस, बट जो सोल है हमारा वो वही रहता है। तो कैसे पता चलेगा कि सोल कौन सा है और पर्सनालिटी कौन सी है? सो व्हेन वी बॉर्न इज अ सोल, जब हम जन्म लेते हैं तब हम एक प्योर आत्मा है। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों में भगवान बसा है क्योंकि वो प्योर है, उनमें इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। जब इम्प्योरिटी डेवलप होती है तब डिसीज स्टार्ट होती है। तब हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जब हम बर्थ लेते हैं नए नए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। जब हम 9 मंथ वुम्ब में रहते हैं तब जो मदर है वो क्या सोचती है, मदर की मेंटल हेल्थ क्या रहती है, उसकी असर बच्चे पर होती है। सो मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर इज इम्पोर्टेंट, बट हमें वो याद नहीं रहता। जब हमने जन्म ले लिया तो हमें नहीं पता कि हमारी मम्मी उस टाइम पे क्या सोच रही है। तब तो हम प्योर सोल ही है, प्योर ही है। किसी के बारे में हमें हेट नहीं है, जेलसी नहीं है, एंगर नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। क्या है? तो खाली प्यार है, प्योर सोल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और उनके साथ अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अलग अलग लोगों को लेकर हम अलग अलग राय बनाते हैं। इन सबको मिला के बनती है हमारी पर्सनालिटी। जब सोल एंड पर्सनालिटी में अंतर पड़ जाता है तब होती है ये डिसीज। हम सबकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हमेशा रहती है। सो व्हेन वी फाइंड दिस इम्प्योरिटी एंड लेकिन when we treat this impurity with bach flower remedy या with homeopathic remedy, or when we took this treatment or with the help of this medicine at once a day, impurity है जो निकल जाएगी और हम पूरे प्योर हो जाएंगे। अगर हमने ये 100% प्योरनेस ला दी हमारी लाइफ में, तो हमें प्योरनेस अचीव कर ली तो हम जैसे बचपन में प्योर थे वैसे ही हो जाएंगे। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड पर्सनालिटी। अगर इसको समझना है तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे हमें पर्सनालिटी और सोल में क्या अंतर है वो पता चल जाए। जैसे हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हमारा जो बच्चा है या हम खुद ने भी पहली बार कोई पेंसिल हमें स्कूल में मिली और वो हम घर लेके आए, तो हमारा दिल बोल रहा है कि भाई जो मैंने पेंसिल बिना किसी को बोले मैंने जो घर ले आया हूं मैं, वो गलत है। ठीक है? तो ये क्या बताए, हमारी जो आत्मा है वो हमें बता रही है कि भाई ये गलत है, किसी को पूछ के लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारी मेरा फ्रेंड भी ऐसा करता है, मेरी दोस्त ने भी ऐसा किया था, उसके पास तो अभी कितने सारी पेंसिल हो गई, किसी को तो पता नहीं चला, तो फिर मैंने भी किया, तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? तो ये डेवलप होती है आपकी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी डेवलप होने में बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपके आसपास का फैक्टर, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके भाई बहन कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी सोसाइटी किस सोसाइटी में रह रहे हैं। इसीलिए हम होम्योपैथी में ये सारी बातें पेशेंट को पूछते हैं। तो हेल्थ है जहाँ मेंटली भी पीसफुल है, फिजिकली भी पीसफुल है, कोई तरह की स्पिरिचुअली भी हम एकदम फ्री है। तो ये सारी चीजें जब बैलेंस होती है तब हम प्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन शॉर्ट, passage on this earth which we know as a life is nothing but a moment in the course of our evolution. Our souls are immoral and the bodies are just instrument. जो हमारा लाइफ स्पान है हमारा, और जो बॉडी है हमें मिले हैं, उसका अच्छा उपयोग करके अगर हम हमारे दुर्गुण, हमारी इम्प्योरिटी है उस पे काम करते हैं, हमारी कंट्री के लिए काम करते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमारी जो छोटी मोटी खामियां हैं अगर उस पे हमने थोड़ा वर्क कर लिया तो हमारी जो पर्सनालिटी है उसको हम पीछे छोड़ के हम कहाँ
जा रहे हैं, हम अपने सोल के पास जा रहे हैं। अगर हमने थोड़ा भी अच्छा काम कर लेते हैं या कुछ दया दान कर लेते हैं, तो अंदर से हमारा जो सोल है वो एकदम खुश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक मेंटल पीस देता है। So our soul has existed before our current physical lives and will continue to exist after our body cease to function. Life therefore serve as a certificate gesture where we undergo experience that contribute to our spiritual growth and development. So long as our soul and personality are in harmony, all is joy, peace, happiness, and health until the harmony is disturbed either by our own worldly desire or by the persecutions of other that a conflict arise. सो जब तक हमारा सोल एंड पर्सनालिटी हार्मोनी में है, तब तक वी आर एट जॉय, पीस एंड हेल्थ। तब तक हम हेल्दी है, हम खुश है। लेकिन जैसे ही दिस हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है, कौन सी हार्मोनी? तो मेंटल, फिजिकल एज वेल एज द स्पिरिचुअल, ये हार्मोनी में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तब परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। जब हम ये सोचते हैं कि इसे इसको ये मिला, इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, अरे इसके पास तो आईफोन है, मुझे भी ये चाहिए, और फिर इसको लेके हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पहले हमें जो गुस्सा नहीं आता था, वो गुस्सा आने लगता है, जेलसी फील होने लगती है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द बेच फ्लावर रेमेडी, अगर हम बेच फ्लावर रेमेडी का उपयोग करते हैं, तो जैसे कि एक मेडिसिन है क्रैब एप्पल, उसको चाहिए कि भाई मुझे सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए। रेड चेस्टनट है, उसको सारी चिंताएं लगी रहती कि भाई इसके पास ये क्या है, उसके पास वो क्यों है। म्यूम्यूलस है, जिसको फियर रहता है। तो एवरी मेडिसिन हैज इम्प्योरिटी। अगर वो मेडिसिन हमने किसी पेशेंट को दे दी, तो इम्प्योरिटी है वो चली जाएगी। जैसे चिकोरी जो है वो बहुत सेल्फिश है, अगर चिकोरी देने से वो सेल्फिशनेस जो है वो चली जाती है। तो एवरी मेडिसिन हैज समथिंग पॉजिटिव क्वालिटी एंड सम नेगेटिव क्वालिटी। वैसे ही हर एक में देर आर समथिंग गुड क्वालिटी एज वेल एज बैड क्वालिटी। अगर हमने ये नेगेटिव क्वालिटी को दूर करने की कोशिश करें, तो हम फिर से प्योर हो जाते हैं। No effort directly to the body alone, right? मैनी पेशेंट जो है आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब माइग्रेन की दवाई मिलेगी, हाइपरटेंशन की दवाई मिलेगी, डायबिटीज की दवाई है? तो खाली हमने हाइपरटेंशन की और दवाई दे दी, तो दवाई लेने से हाइपरटेंशन और डायबिटीज है वो कम हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा। सो वी आर ओनली ट्रीटिंग द बॉडी एंड ऑर्गन। अगर हम सिर्फ बॉडी पे काम कर रहे हैं या सुपरफिशियली वर्क कर रहे हैं, तो वो क्योर नहीं है। अगर हमने बॉडी को दवाई दी, तो सोल कैसे ठीक होगा? हमें जो ट्रीट करना है वो है सोल। अगर हमने सोल को ठीक कर दिया, तो डिसीज जो है वो अपने आप चली जाएगी, राइट? So doctor has discovered 38 remedy, each of specific emotion and mental state, and combination of 5 remedy which designed for difficult and demanding situation called the rescue remedy. डॉक्टर बैच ने ग्रुप के अलावा भी एक रेस्क्यू रेमेडी बनाई है, 5 रेमेडी मिक्स करके। वो हम अपने घर पे या क्लिनिक पे रख सकते हैं। जैसे इंस्टेंट पेशेंट को कन्वर्जन आ गया, या कहीं पेशेंट बेभान हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो तुरंत ही उसके ड्रॉप देने से पेशेंट को, अगर किसी का डायरेक्ट शॉक लग गया, किसी ने ऐसे न्यूज देख ली, तो वो इमोशन को भी बैलेंस करने के लिए डॉक्टर बैच ने रेस्क्यू रेमेडी इन्वेंट की है। 37 of the 38 remedy are based on the single white flower and tree blooms, expecting water is made from the water of a natural spring with the healing property. तो हर एक में अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टी है। हील करने के लिए पेशेंट में कौन सा इमोशन डिस्टर्ब है, वो हमें पहले सोचना पड़ेगा।
आज टाइम लिमिट की वजह से हम हर एक मेडिसिन को नहीं डिस्कस कर पा रहे, लेकिन अगर मुझे कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो हम ग्रुप वाइज जरूर इस बैच फ्लावर रेमेडी को आगे इन्वेंट करेंगे। अंत में मैं दिल से आईएफपीएच टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सुना, समय निकाल के ध्यान पूर्वक सुना। मुझे आशा है कि आज की चर्चा बैच फ्लावर को लेके हमने जो चर्चा की वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम हर एक ग्रुप को ब्रीफली डिस्क्राइब करके समझेंगे कि वो क्लिनिक में कैसे हेल्प किए जाते हैं। ठीक है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। कुछ एक दो क्वेश्चंस है मैम चैट बॉक्स यस में। मैम, यस मैम। एक तो सर ने पूछा है कि बैकफ्लोर रेमेडी की क्या पोटेंसी होती है। सर ऑल द बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो है वो 30 पोटेंसी में ही अवेलेबल है। उसकी और कोई पोटेंसी नहीं होती, जैसे हमारे होम्योपैथी में 1x 2x 3x एलएम पोटेंसी 201 एलएम होती है, बेस्ट फ्लावर में खाली 30 पोटेंसी में अवेलेबल होती है। और इसका एक मेन फायदा ये है कि वो एसेंस से बनता है। उसका जो एसेंस है फ्लावर का, तो उसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती। हम प्रेग्नेंट वुमन, इन्फेंट किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें ये इमोशनल भी डिस्टरबेंस है और सेकंड इमोशन भी डिस्टरबेंस है, तो हम 5 मेडिसिन को एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, डॉक्टर सानी सर प्रेजेंट है। हेलो सर। प्रणाम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जागृति जी, ये बैच फ्लावर रेमेडीज का एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। और जैसा कि आपने कहा कि 30 पोटेंसी, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये 30 पोटेंसी, इसका एग्जैक्ट पोटेंसी क्या है ये नहीं पता है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट फ्लावर एसेंस है, फ्लावर का ड्यू ड्रॉप्स जो है, उसको इसको डाल दिया जाता है, वही पोटेंटाइज होता है। तो वह कितना यस सर। पोटेंसी में है ये जानना बड़ा मुश्किल है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 30 पोटेंसी, लेकिन एस्टिमेटेड है। आप जो बोल रही यस है ना, सर, वो एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड है। पोटेंसी, हाँ यस सर। एस्टिमेटेड पोटेंसी। एस्टिमेटेड पोटेंसी को हम लोग 30 पोटेंसी कहे नहीं, इक्विवेलेंट है, बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू 30 पोटेंसी। और यस ऐसे सर। तो आपने बहुत अच्छा ये मेडिसिन का जानकारी दिया है। और बैच फ्लावर रेमेडीज का एक्चुअली में ये वर्क करता है, मैं जानता हूँ, यस सर। क्योंकि मैं भी कभी कभी यूज किया। इसमें एक और भी दवा, बहुत इंपॉर्टेंट दवा, शायद आपने भी बताया है, रेस्क्यू रेमेडी। यस सर। हाँ, रेस्क्यू रेमेडी में कम से कम तो शायद 5 दवा को मिला करके 5 बनता है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन से। मिक्सचर। हाँ, जैसे यस सर। बायोकेमिक में 5 फॉस है ना, तो हाँ उसी हाँ तरह सर। से रेस्क्यू रेमेडी है। और रेस्क्यू यस रेमेडी सर। तो कहते हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो, जब आपको हाँ। कोई मेडिसिन सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सिलरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन माने कि सहायक रोल में कभी कभी ले, जैसे बायोकेमिक तो हम लोग सहायक चिकित्सा के रूप में लेते हैं, तो उसी तरह से ये बैच फ्लावर रेमेडी को भी ले सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी बात है कि इसका नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत लिमिटेड है। यस सर। शायद कितना 32 या कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है। 38 मेडिसिन। 38 मेडिसिन है। तो यस सर। 38 मेडिसिन के बाद में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने इस पर बहुत सारे पॉइंट आउट किए कि बहुत और भी मेडिसिन हो सकते हैं और करना चाहिए, एडिशन हो सकता है, क्योंकि जो एडवर्ड बैच ने जो अपना इंक्लूड किया था, बनाया था, उसी पोटेंसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसी दवाई को, उसके आगे में कोई इसमें इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग इस पर सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जो इसके ज्यादा यूज करते हैं, तो अपने आसपास के जो लोकल प्लांट्स है उसके एसेंस को भी पोटेंटाइज ये इस तरह से ड्यू ड्रॉप्स में लेकर के किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच होगा, और मुझे लगता है कि इस अप्रोच को अगर अडॉप्ट करें तो इसमें भी रिनोवेशन हो सकता है, नया नया खोज हो सकता है। ये बहुत अच्छा इसमें आता है।
तो आज का जी सर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और श्रुति थैंक जी यू आपने सर। बड़ा अच्छा मैनेज किया है। और आज इस धनतेरस के अवसर पर सबों को बधाई और सभी को यस सर। शुभकामनाएं। और यस सभी लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसके बाद भी काफी ये है। तो इसके साथ हम लोग आज का ये, श्रुति जी आप अपना वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। श्रुति जी आप प्रेजेंट हैं? डॉक्टर श्रुति नहीं है। तो मैं इस सेशन को जागृति जी आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। यस सर। यस सर। या थैंक यू थैंक यू। यस तो इस सेशन को हम लोग आज समाप्त करते हैं और फिर हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। और फिर आइए कुछ नया प्रेजेंटेशन ले करके। और आपने थैंक यू सर। बड़ा अच्छा समय पर बता दिया कि आपको एक्सचेंज डेट का एक्सचेंज करना है। तो इस तरह से होने से हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू डॉक्टर जागृति and thank you Dr. Sarika. Now we are transferring this session to Dr. Dhanesh for the English sessions. So Dr. Dhanesh, you can start your session now. Thank you, sir. It's over to Miss Arya.